अस्सलाम वालेकुम, मैं मारियम। वेलकम टू एमआर के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगी। अब से कुछ देर बाद, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इससे कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये जो इजलास है ये इन कैमरा इजलास होगा। इस इजलास की जो सदारत है वो जो कौमी असम्बली के स्पीकर है अयाज सादिक करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी क़यादत और जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके सरबराहान इस इजलास में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ ये बताऊं कि ये जो इजलास है इसके लिए जो कौमी असम्बली का हॉल है उसको चैम्बर बनाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। और जो करारदाद है वो तारिक फजल चौधरी ने पेश की है। और रमज़ान मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है इसके तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए जो शेड्यूल है वो तब्दील किया गया और आज के रोज़ जो है वो ये इजलास रखा गया है। इस इजलास के वजह से मज़ीद डिटेल्स ये दूँ कि इस इन कैमरा इजलास में अस्करी क़यादत मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो है वो पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देगी। इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं और उनके नामजद नुमाइंदे भी जो कहते हैं वो शिरकत करेंगे, जबकि मुतल्लिका अरकान जो है काबीना भी इजलास में शिरकत करेगी। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला और गवर्नर्स को मदऊ किया गया है। 122 रुकनी फहरिस्त में मौलाना फजल रहमान, उमर अयूब, गफूर हैदरी, साहबजादा हामिद, फारूक नाइक, राजा नासिर अब्बास, महमूद अजगज़ई, अख्तर मैंगल, एमल वली, खालिद मकबूल और खालिद मगजी को भी मदऊ किया गया है। इनके अलावा फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, असद कैसर और जरताज कुल, आज़ाद कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के सियासी क़यादत, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, IG समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के सेक्रेटरीज को भी मदऊ किया गया है। पार्लियामेंट हाउस के जो अतराफ है वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, सख्त कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो है किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाज़त नहीं है। मीडिया को जो है वो कार्ड जारी करने के बाद उनको जो है वो गैर मौसर करार दे दिया गया है और मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इस इजलास में साथ ही साथ सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट के तहत कर दिया गया है ताकि इजलास के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। अब इस हवाले से जो है एक मज़ीद डेवलपमेंट सामने आई है और PTI जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ये जो कहा गया है ये अलीमा खान ने आज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम आज जो इजलास है उसमें PTI सलामती काउंसिल के इजलास में शामिल नहीं होगी। और ये फैसला जो है उन्होंने कहा है कि हमने रात को मीटिंग में हमारा ये फैसला हुआ है। और उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने कि हमारी रात को मीटिंग हुई और हम जो है ये जो सलामती काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें हम शिरकत इजलास है जो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। पानी PTI के मशीरे ने कहा कि अगर मुल्जिम पेश ना हो। मजीद उन्होंने कहा कि खैर कौमी सलामती कमेटी के हवाले से ही मेन बात थी कि उन्होंने कहा कि हम जो PTI वो शिरकत नहीं करेगी। और लेकिन मज़ीद भी जो है उन्होंने गिले शिकवे किए हैं। अलीमा खान ने कहा कि अगर मुल्जिम पेश ना हो तो मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये इंसाफ का कौन सा तकाजा है। अलीमा खान ने कहा कि सैकड़ों मुल्जिमान अदालत में पेश होते हैं मगर तफ्तीशी अफजल नहीं होता, कानून और इंसाफ का इतना तमाशा नहीं बनता, हम कहाँ जो है वो इंसाफ लेने जाएँ। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजबूरी में जज साहब हमें इंसाफ नहीं दे सकते। आज हमारे डेरा जल जा रहे हैं, हमारे हफ्ते में सिर्फ एक बार जो है बानी से मुलाकात होती है। उन्होंने मजीद गिले शिकवे करके, लेकिन मेन बात जो थी इस सारे एपिसोड में वो ये थी कि जो PTI है वो शिरकत नहीं करी। कौमी सलामती जो इजलास होने जा रहा है आज उसमें वो बाइकआउट पे है और वो नहीं जा रही। ये अलीमा खान ने अपनी स्टेटमेंट दी है। जो दूसरी खबर है उसकी तरफ रुख करते हैं। अगली जो खबर है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है बड़ा अहम फैसला दिया है। रेप करते हैं और उसके बाद या शादी के बगैर जो है वो बच्चा पैदा करते हैं और उसके बाद जो है वो कफालत नहीं करते, उस बच्चे की जो उसका बायोलॉजिकल फादर होता है वो मुकर जाता है और उस बच्चे को जो है वो ऑन नहीं करते। तो उस हवाले से एक केस है जो आप लोगों के सामने रखूंगी। बड़ा अहम केस है और ये बड़ी अहम इम्पोर्टेंट जो है हमारे माशरे में इसी तरह होता है कि जब आप नाजायज़ तरीके से जो बच्चा पैदा होता है, जो बग़ैर शादी के पैदा होता है या कोई रेप कर दिया जाता है तो उस बच्चे की जो बायोलॉजिकल फादर होता है वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता, बल्कि वो बच्चा किसी ड्रम में जाता है, किसी कूड़ेदान में जाता है, किसी हॉस्पिटल के आप
आपको वॉशरूम में गिरा हुआ नज़र आता है, आपको किसी कब्रिस्तान में गिरा हुआ नज़र आता है, या किसी ईदी होम के पास जाता है, तो उस बच्चे की कोई कफालत नहीं करता, कोई माशरा उसको कबूल नहीं करता। तो इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो आप लोग सामने रख रही हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शेरी मोहम्मद अफजल की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि जो बच्ची के पैदा होने का जिम्मेदार है वही इसके अखराजात उठाएगा। अदालत के फैसले के मुताबिक बायोलॉजिकल वालिद की इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अपने नाजायज़ बच्चे की जिम्मेदारी उठाए। हाई कोर्ट ने 5 साल जो खर्चे से मुतालिक केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर दिया और हदायत की कि ट्रायल कोर्ट शवाहिद की रोशनी में दोबारा फैसला करे। अदालत ने तमाम फरीकैन को भी ट्रायल कोर्ट के रूबरू पेश करने की हिदायत की है। फैसले में कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक 2020 में दरखास्त गुजार ने खातून ने मरियम से जो है वो मुबैना ज़्यादती की थी। दरखास्त गुजार के खिलाफ ज़्यादती के तफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुबैना ज़्यादती के नतीजे में खातून ने बेटी को जन्म दिया और बच्ची के खर्चे के लिए बायोलॉजिकल वालिद के खिलाफ दावा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने खातून का दावा तस्लीम करते हुए बच्ची का 3000 खर्चा जो है वो मुकर्रर किया था। दरखास्त गुजार मोहम्मद अफजल ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से जो है वो रुजू किया था। तो ये बड़ा अहम जो है वो केस है। हम कहें कि क्योंकि बच्चे जो होते हैं जब आप नाजायज़ तरीके से कोई ताल्लुकात कायम करते हैं या उसके अलावा जो है जो रेप केसेस होते हैं उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। मैंने जैसा कि कहा कि वो किसी ड्रम की जिम्मेदारी होते हैं, किसी जानवर के पेट में जाते हैं, और इसके अलावा जो है आपको जगह जगह ये बच्चे जो हैं वो काले कलर के या रंग बिरंगे शॉपरों के अंदर बंद होके कूड़ेदानों में नज़र आते हैं। और उसके अलावा या तो इनको जानवर खा जाते हैं, या तो ये कब्रिस्तानों में गिरे हुए नज़र आते हैं, या तो इनको ज़िंदा दरकोर कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर, या इसके अलावा जो है इन बच्चों को गला दबा दिया जाता है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं जो ज़िंदा बच जाते हैं, ये मैं वो केस बता रही हूँ कि ये जो बच्चे पैदा होते हैं उनके साथ क्या कुछ होता है। लेकिन जो बच जाते हैं, जो किसी ईदी होम के पास चले जाते हैं, या वो कोई ना कोई इसकी कफालत कर लेते हैं, ना किसी अल्लाह के बंदा जो है वो इन बच्चों को उठा के इनकी कफालत की जो है जिम्मेदारी उठा लेता है। वो जो बच्चे होते हैं ये बच्चे पैदा होने के बाद किसी के नहीं होते। ये जो है वो अपने हालात पे छोड़ दिए जाते हैं, इनको फेंक दिया जाता है। तो इन बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो बायोलॉजिकल फादर के ऊपर लाजमी होनी चाहिए। और जिन्होंने जो है वो रेप किया है या गैर शादीशुदा तरीके से ताल्लुकात कायम करके बच्चे पैदा किए हैं, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी पड़ती है कि उन बच्चों को अच्छी तरबियत और अच्छा जो है उनका रहन सहन या उनकी ज़िम्मेदारी उठाएं। जो भी गलती होगी, जो कुछ हो गया, लेकिन उन बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं होती। उन बच्चों का ख्याल रखना जो है वो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। उस बच्चे की जो ज़िम्मेदारी है वो वही बायोलॉजिकल फादर उठाए जिसने ये गुनाह किया था या जिसने ये गलती की थी, वही इसका ज़िम्मेदार हो। और इस बच्चे की अच्छी से अच्छी जिस तरह से वो कफालत कर सकता है वो इस बच्चे की कफालत करे, ताकि इस तरह से जो जुर्म करता है या इस तरीके से कोई बच्चा पैदा करता है तो वो अवेयर हो और कि उसको पता हो कि मैंने ज़िम्मेदारी फिर उस बच्चे की लाजमी उठानी है। वो कहीं गिर के या उसका जो गुनाह है वो मिट जाएगा, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। बल्कि इस केस के ऊपर जो है वो ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और जो ज़िम्मेदार है उसको ये होना चाहिए कि वो इस बच्चे का जो फादर है, जो हकीकी वालिद है, वही इसकी ज़िम्मेदारी उठाए और वो इससे जान ना छुड़ाए। और ये बच्चे जो हैं वो भरपूर तरीके से अपनी इस ज़िंदगी में आने के बाद वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें और उनका कोई ना कोई ख़र्च उठाने वाला हो। ये ना हो कि वो हालात और लोगों के आसरे पर उनको छोड़ दिया जाए और उनको फेंक दिया जाए उन बच्चों को। खैर, इसके साथ साथ दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, और जो दूसरी खबर है वो बनू कैंट जो है उसके हवाले से है। उसमें कहा गया है कि 2 अफगान दहशतगर्दों की जो है वो शनाख्त हो गई है। हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। एक हमलावर की शनाख्त अब्दुल रज़ाक हिजरान के नाम से हुई, जो अफगानिस्तान के सूबा पक्तिया के ज़िला ज़रमत में काला गो बाजार का रहायशी है। तहकीकात में मजीद इंकशाफ हुआ कि हमले में अफगान दहशतगर्द अंसारुल्लाह अल मारूफ तैयब भी मारा गया है। ज़राए के मुताबिक अंसारुल्लाह का ताल्लुक मैदान वर्दक से था और खुदकुश हमला आवर था। हलाक दहशतगर्दों में एक और अफगान अतीकुल्लाह साफ़ी भी शामिल था, जो काबुल के इलाके पुल चरखी का रहायशी था। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अतीकुल्लाह ने अस्करी तरबियत कलदम कुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों की निगरानी में हासिल की थी। हमले के बाद काबुल की एक मस्जिद में अतीकुल्लाह साफ़ी के लिए दुआया तकरीब भी मुनक्किद की गई। तफ्तीश के दौरान ये भी मालूम हुआ कि हलाक दहशतगर्द के करीबी रिश्तेदारों में इनका भाई फजाद, आशिक और शफीक साफ़ी शामिल हैं। बनू
کینٹ حملے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں، یہ رپورٹ کیا گیا ہے تاکہ حملے کے مزید حقائق اور نیٹ ورک کو بھی نقاب کیا جائے۔ یہ جو بنو کینٹ میں جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے جو ہے اس کے دیوار کے قریب جو 4 مارچ کو کہتے ہیں کہ جو 2 دہشت گردوں نے حملے ہوئے تھے اس کی ذمہ داری کلندم تنظیم گل بہادر گروپ نے قبول کی تھی اور بروقت اور مؤثر کارروائی کے نتیجے میں 16 جو ہے حملہ آور کو مارا گیا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر کی طرف اب رخ کرتے ہیں جو کہ لاسٹ خبر ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک کیس ہے اور وہ ملازمت کے حوالے سے ہے، جیسا کہ جب والد فوت ہو جاتے ہیں تو بیٹی کو جو ہے وہ ملازمت ان کی جگہ پہ نوکری ملتی ہے، تو اس حوالے سے یہ کیس ہے کہ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد بیٹی کو نوکری کے لیے جو ہے وہ اہل قرار دے دیا گیا ہے۔ ڈیٹیلز اس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر منال نے جو ہے وہ اس کیس پہ سماعت کی ہے۔ سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد بیٹی کو نوکری سے محروم کرنے کے کیس کی آج سماعت ہوئی۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے موقف اختیار کیا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کے فیصلے کے مطابق سرکاری ملازم کے بچوں کو جیسا کہ وہ نوکریوں سے محروم کرنے کا انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کو ترجیح بناتے پر نہیں دی جا سکتی نوکری، اگر آپ کے والد کی جو ہے وہ اگر انتقال ہو جاتے تو جو اس کے جو بیٹی اور بیٹا ہو اس کو اس کی جگہ پہ نوکری نہیں مل سکتی۔ قاضی فائز عیسیٰ کا جو ہے وہ ایک فیصلہ تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دی کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ 2024 کا ہے جبکہ موجودہ کیس اس سے پہلے کا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوتا، خاتون کو نوکری دے کر آپ کیسے فارغ کر سکتے ہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ خاتون کی شادی ہو چکی ہے اور والد کی جگہ نوکری کی اہلیت نہیں رکھتی۔ جسٹس منصور ولی شاہ نے استفسار کیا کہ یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے تو وہ والد کے انتقال کے بعد نوکری کی اہلیت نہیں رکھتی؟ خاتون کی شادی کا ان کی معاشی خود مختاری سے کوئی تعلق نہیں، شادی کے بعد بھی بیٹا والد کی جانشین ہو سکتے تو بیٹی کیوں نہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ کے پی سول سروس ایکٹ کے تحت نوٹیفیکیشن کے ذریعے خاتون کو نکالا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ اب کیا ایک سیکشن افسر قانون کی خود ساختہ تشریح کرے گا؟ خاتون کی معاشی خود مختاری اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق تفصیلی فیصلہ دیں گے۔ سپریم کورٹ نے والد کی جگہ بیٹی کو نوکری کے لیے اہل قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار خاتون زائدہ پروین کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس جو ہے وہ یہ نمٹا دیا ہے۔ جو بیٹی ہے وہ باپ کی جگہ نوکری جو ہے اس کو دی جائے گی، اس کو فارغ نہیں کیا جائے گا نوکری سے، بلکہ جب والد کا انتقال ہوگا تو بیٹی اس کی جگہ اہلیت رکھتی ہوگی کہ وہ اس کو نوکری دی جائے۔ خیر، آج کی ویلوگ سے اتنا ہی، آپ لوگ سے اجازت چاہوں گی۔ مزید جو بھی خبریں آئیں گی آنے والی ویلوگ میں آپ سے شیئر کرتی جائے گی۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔